हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है तथा इसकी संरचना क्या होती है, इसकी बनावट क्या है और इसकी क्रियाविधि क्या है, यानी ये किस प्रकार से कार्य करता है और इसका उपयोग हम लोग इसका उपयोग जो है किस काम में किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। और ये बोर्ड परीक्षा में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसकी संरचना बताइए या इसकी कार्यविधि बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और या इसका सिद्धांत बताइए कि साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन किसने बनाया था और किस कार्य के लिए बनाया था। तो साइक्लोट्रॉन को सन 1934 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे लॉरेंस। आपने एक टॉपिक पढ़ा है लॉरेंस बल। तो एक वैज्ञानिक थे लॉरेंस, इन्होंने साइक्लोट्रॉन नामक एक युक्ति को बनाया था और इस युक्ति का काम था कि किसी भी धन आवेशित भारी कण, कोई भी धनावेशित भारी कण, ऐसा कण जो बहुत ही भारी हो और धनावेशित हो। तो धनावेशित भारी कण जैसे आपके हो गए प्रोटॉन, इसके अलावा ड्यूट्रॉन या अल्फा कण, ये सभी क्या होते हैं आपके भारी कण होते हैं और ये सभी के सभी धनावेशित कण होते हैं। तो इन सभी कणों को हम बहुत ज्यादा अति उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है, तो साइक्लोट्रॉन के द्वारा हम भारी नाभिक के जितने कण होते हैं, जैसे आपका प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, अल्फा कण हो गए, तो इनको हम बहुत ही अधिक उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी संरचना कैसे होती है, इसकी बनावट क्या होती है साइक्लोट्रॉन की। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि साइक्लोट्रॉन की बनावट क्या होती है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यहाँ पर आपको इधर देखिए तो ये दोनों नॉर्थ और साउथ, ये दोनों है चुंबक। ये क्या होते हैं, बहुत ही पावरफुल चुंबक होते हैं। और इन दोनों चुंबकों के मध्य में दो डी प्रकार के, यहां पर देखिए एक इधर D1 है, एक इधर D2, यानी डी टाइप के दो डीज रखे होते हैं। इनका नाम अगर पूछा जाए तो इनका नाम होता है डीज। तो दो क्या होते हैं, डीज जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर, यानी एक दूसरे के एकदम से निकट करके दो डी टाइप के डीज को रख दिया जाता है और ये दोनों डीज होती है, ये इन दोनों चुंबकों के मध्य में होते हैं। तो इतना आपको संरचना में ध्यान रखना है। और यहां पर ये जो दोनों डीज होते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं दोलित्र से, जिसको अंग्रेजी में ऑसिलेटर कहते हैं। तो इन दोनों डीज को क्या करते हैं हम लोग, दोलित्र के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें लगा देते हैं दोलित्र। अब ये दोलित्र क्या होता है, तो दोलित्र को अभी हम लोग समझते हैं कि दोलित्र का काम क्या होता है। दोलित्र के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करते हैं। और ये दोलित्र भी एक प्रकार की युक्ति ही होती है। इसका काम होता है कि ये जो दोनों डीज होते हैं, इस पर प्लस माइनस जो कि प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसको चेंज करना। तो यहां पर आपको ये सारी चीजें रचना में लिखनी है कि इसमें हम क्या करते हैं, दो बहुत ही प्रबल चुंबक लेते हैं और उन दोनों चुंबकों के नॉर्थ और साउथ के बीच में दो डीज रख देते हैं एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर, और दोनों डीज को हम क्या करते हैं, दोलित्र से जोड़ देते हैं। तो ये होती है इसकी संरचना। सिंपली आप 3D में देखेंगे तो ये आपका संरचना जो है इसी प्रकार से होता है। अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, अभी आप देखिए तो ये दोनों चुंबक है, तो इसके बीच क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो यहां पर चुंबकीय, ये टॉपिक समझने से पहले आपको इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक हैं उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है, क्योंकि वो सारे टॉपिक से ही ये जो आपका साइक्लोट्रॉन है ये अच्छे से समझने में आपको सहायता मिलेगी, अगर आप पीछे के टॉपिक जो हैं अच्छे से आपने उसको पढ़ा है तो यहाँ पर ये देखिए दोनों चुंबक है, तो चुंबकों के बीच में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा, चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं की एक बल रेखाओं की एक विशेषता होती है कि ये हमेशा चुंबक के नॉर्थ ध्रुव से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इस प्रकार होगी, ऊपर से नीचे की तरफ। यह है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी अगर इन दोनों डीज को आप देखिए तो नीचे क्या होते हैं, तो आपके एक नीचे चुंबक रखा होता है,
एक ऊपर चुंबक रखा होता है गोल राउंड सा, उन दोनों चुंबकों के मध्य में क्या होता है, 2 डीज रखे होते हैं। और अगर आप इन डीज को ऊपर से देखेंगे तो सिंपली आपको ये दोनों क्या होंगे, गोलाकार आपको दोनों डीज दिखाई देंगे। तो ये तो है इसका 3D चित्र। इसको 2D में बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, 2D में समझने के लिए थोड़ा सा इसका अलग से चित्र बनाते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो सिंपली इसका साइक्लोट्रॉन का यही चित्र होता है। तो अगर इसको हम समझने के लिए क्या करें, हम इसका चित्र फिर से बनाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट। क्रॉस के द्वारा हम लोग ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं जो क्या हो, तल के क्या हो, लंबवत अंदर की तरफ हो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने बताया था कि पिछले वीडियो में कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र को एक तीर से प्रदर्शित करते हैं, तो तीर का सामने वाला सिरा देखेंगे तो आपको एक बिंदु के टाइप का दिखाई देगा। तो अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र तल से लंबवत बाहर की तरफ है तो उसको हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं। और अगर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तल से लंबवत अंदर की ओर है तो उसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यहां पर इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की एक विशेषता होती है कि वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर गति करती है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे की तरफ है। तो यहां पर अगर आप इसको ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, इसको आप ऊपर से देखेंगे इस साइक्लोट्रॉन को, तो ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अंदर की तरफ यानी आपसे दूर की तरफ होगा। तो दूर की तरफ यानी पीछे का सिरा आपको दिखाई देगा। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, क्रॉस से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें हम दोनों डीज को रख देते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये लंबवत क्या है, इस तल के अंदर की तरफ, इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों डीज को बनाते हैं। जो आपके ये दोनों डीज है इसको बनाते हैं, फिर इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। तो मान लीजिए ये दोनों डीज हैं, एक डीज ये है और एक डीज ये है। इसको नाम दे दीजिए, ये है D1, ये है D2। और इन दोनों डीज को हम लोग जोड़ देते हैं ऑसिलेटर से, जिसको कहते हैं प्रत्यावर्ती दोलित्र। प्रत्यावर्ती दोलित्र, प्रत्यावर्ती दोलित्र की एक विषय आपने पढ़ा है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उस पर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि उसकी दिशा क्या होती है, बार बार चेंज होती है। तो यहां पर हम उसी का फायदा उठाएंगे। अब इसको हम लोग, ये तो होगी इसकी संरचना, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। 2 चुंबक लेते हैं, उसके बीच में 2 डीज को रख देते हैं और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब इसकी हम लोग क्रियाविधि को समझते हैं कि इसका कार्य कैसे हम क्या करते हैं, धन आवेशित कण को बहुत ज्यादा गति प्रदान करते हैं। तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं एक कोई धन आवेशित कण। धन आवेशित कण में आपको कोई भारी कण लेना है, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, अल्फा कण हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सारे और धन आवेशित कण होने चाहिए। तो मान लीजिए कोई एक धन आवेशित कण है Q। तो इस धन आवेशित कण को हम क्या करते हैं, इन दोनों डीज के मध्य में ला करके रख देते हैं। सिंपली आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझना है। हम क्या करेंगे, एक धन आवेशित कण लेंगे और धन आवेशित कण कौन सा होना चाहिए, भारी कण होना चाहिए, क्योंकि ये जो दो आपका साइक्लोट्रॉन है इसकी कुछ कमियां होती है, अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि इसकी क्या क्या सीमाएं होती हैं। तो ये हम मान लेते हैं एक कोई धन आवेशित कण, जो कि इसको क्या करेंगे, हम इस चुंबकीय क्षेत्र में ला करके इन दोनों डीज के मध्य में रख देते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि इससे पहले हमने वीडियो में बताया कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो उस पर एक बल लगता है और उस बल का मान होता है F इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, Q इंटू V इंटू B और इंटू साइन थीटा। यहां पर आपने इस आवेश को लाकर रखा है तो ये आवेश अभी त्वरित नहीं है। त्वरित होने का मतलब इसमें कोई गति नहीं, इसमें कोई विवेग नहीं। हमने आवेश को लाकर के सिंपल इन दोनों डीज के मध्य में रख दिया है। तो यहां पर V का मान क्या है, 0, और V का मान 0 है। तो आप जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 से सभी में जब गुणा होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर आवेश आप कोई लेते हैं और उसको चुंबकीय क्षेत्र के मध्य ला करके रख देते हैं, यानी उसमें कोई गति नहीं है, तो उस पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगता है। और ये चुंबकीय बल की एक विशेषता होती है कि ये केवल गतिमान आवेश पर ही कार्य करता है। अगर कोई आवेश स्थिर है तो उस पर चुंबकीय बल का मान 0 होता है। तो ये यहां से आपको देखिए तो यहां से स्पष्ट होता है कि अगर वेग कम है तो वेग 0 है तो उस स्थिति में उस पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। तो चुंबकीय बल कार्य नहीं कर रहा है तो
अब क्या करेंगे, तो क्योंकि चुंबकीय बल को कार्य कराने के लिए आपको आवेश को गतिशील करना पड़ेगा, यानी आवेश को चलाना पड़ेगा। तो आवेश को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने 2 लित्र लगाया है इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट को प्रोवाइड करते हैं, एसी वोल्टेज को इसमें हम भेजते हैं। तो जब हम एसी वोल्टेज को भेजते हैं तो मान लीजिए ये जो प्रत्यावर्ती 2 लित्र है इसका काम होता है, ये कुछ समय आपका जो D1 है इसको प्लस रखेगा और D2 को माइनस रखेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि प्रत्यावर्ती धारा की 2 दिशाएं होती है, एक प्लस एक माइनस, और ये प्रत्येक क्षण क्या होती है, चेंज होती रहती है। और 2 लित्र ही हम एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम इसमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी को सेट कर देते हैं जिसपे ये क्या होता है, एक निश्चित समय में ये जो आपका प्लस माइनस जो होता है आपका दोनों डीज होता है, इसके प्लस माइनस को ये बार बार चेंज करता है। तो ये जैसे कि ये एक आवेश है और ये हमने यहाँ पे इसमें वोल्टेज को सप्लाई को जोड़ दिया, तो सप्लाई को जब जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगी, वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, और वैद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो ये प्लस है ये माइनस है। अब आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अगर कोई आवेश, 2 आवेश क्या है एक दूसरे के समान है, यानी सजातीय आवेश है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेश है तो उनके बीच आकर्षण होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने आवेश को प्लस लिया है और ये D1 क्या है, ये भी प्लस है ये माइनस है। तो ये जो D1 डीज होगा इसमें अगर विद्युत धारा है और ये प्लस है तो ये क्या करेगा, इस आवेश Q को बाहर इससे अपने से दूर क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि आपने वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा है कि वैद्युत बल जो होता है वो क्या करता है, समान आवेशों पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। तो यहाँ पर हमने आवेश को प्लस लिया है, 2 लित्र पे भी जो आपका ये डीज है इस पर भी आवेश प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और जब प्रतिकर्षित करेगा किसी चीज पर जब बल लगता है तो क्या होती है, गति करना प्रारंभ करती है। और मान लेते हैं कि उस स्थिति में ये जो है स्मॉल v वेग से चलना शुरू करती है। यानी वैद्युत क्षेत्र का कार्य जो है वो यही है कि ये आवेश को गति प्रदान करता है, क्योंकि अगर आप आवेश पर चुंबकीय बल को लगाना है तो आवेश का गति करना आवश्यक है, क्योंकि गति अगर शून्य है, वेग उसका शून्य है, तो उस स्थिति में बल शून्य होता है और चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। तो इसीलिए साइक्लोट्रॉन जो होता है ये दोनों सिद्धांत पर चलता है, ये वैद्युत क्षेत्र पर भी वैद्युत बल भी इस पे कार्य करता है और चुंबकीय बल भी इस पे कार्य करता है। वैद्युत बल का कार्य होता है आवेश को गति प्रदान करना, जबकि चुंबकीय बल का कार्य होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र में क्या करना, वृत्ताकार पथ प्रदान करना है, एक वृत्त में उसको चलाना। तो यहाँ पर देखिए अब ये आवेश जैसे ही गतिशील हुआ इस पर तुरंत ही जो आपका चुंबकीय बल है, ये जो V का मान जैसे ही प्लस में हुआ, यानी शून्य के अलावा कुछ भी हुआ, तुरंत इस पर चुंबकीय बल क्या होगा, कार्य करना शुरू कर देगा। और चुंबकीय बल यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, लंबवत नीचे अंदर की तरफ है, आवेश आपका जो आवेश है वो इस दिशा में गति कर रहा है, यानी एक दूसरे के लंबवत जो चुंबकीय बल वो अंदर की तरफ है और आवेश सामने की तरफ इस दिशा में गति कर रहा है, तो उस पर क्या होगा, केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, उस बल को कहते हैं हम लोग अभिकेंद्रीय बल। और वो अभिकेंद्रीय बल क्या करेगा, इस आवेश को तुरंत एक वृत्ताकार पथ प्रदान करेगा। जैसे ही आवेश मान लीजिए किसी प्रकार जैसे हमने इस पे धारा को प्रवाहित किया, तो ये आवेश गति करके आधे राउंड पर जैसे ही यहाँ से यहाँ पहुंचा, यानी तुरंत इस पर चुंबकीय बल कार्य करना शुरू करेगा और वो तुरंत उसको एक वृत्ताकार पथ में घुमाना शुरू करेगा, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा है कि अगर कोई कण क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है जो उसको क्या करता है, एक वृत्ताकार पथ प्रदान करता है। तो ये आवेश क्या होगा, एक वृत्ताकार पथ में घूमना शुरू करेगा। और ये आवेश जैसे ही अपनी आधी दूरी तय करेगा, यानी आवेश यहाँ से जैसे यहाँ पर पहुंचेगा, ये प्लस वाला आवेश, उस स्थिति में ये 2 लित्र क्या करेगा, ये 2 लित्र जो है या जो आपका प्लस और माइनस है इसको चेंज कर देता है। 2 लित्र का काम ही यही होता है कि हम इसमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं जिसके द्वारा ये प्लस माइनस को एक निश्चित समय के बाद चेंज कर देता है। तो यहां से आवेश जैसे ही यहां पर पहुंचा प्लस Q आवेश, तुरंत ये क्या होता है, चेंज होता है और D2 पर क्या आता है, प्लस आता है और D1 पर माइनस चार्ज आता है। अब D2 पर प्लस आया तो उस स्थिति में ये आवेश क्या है, अभी इसमें वेग है, ये यहां से चल करके यहां पर पहुंचा, चुंबकीय बल इस पर कार्य कर रहा है। अब इस पर ये जो D2 है इसके द्वारा और ज्यादा क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। जैसे कि यहां पर ये पहुंचा, अब ये D2 ये प्लस हो गया, आवेश आपका पहले से ही प्लस है, तो उस पर ये प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षण फिर से लगाएगा और उस स्थिति में ये जो वेग का मान है वो क्या होगा, थोड़ा सा
सा बढ़ जाएगा। जैसे कोई वस्तु अगर चल रही है, आप उसको कुछ समय बाद फिर से धक्का दे दीजिए तो उसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये आवेश पहले से ही गतिशील है। अब इस पर ये d2 फिर से क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण ये जो आवेश q है ये क्या होगा, थोड़ा सा इसका वेग बढ़ेगा। और वेग जब बढ़ेगा तो उस स्थिति में इसकी त्रिज्या भी थोड़ी सी बड़ी होगी और ये अगली बार यहाँ से घूम करके फिर से कहाँ पर पहुंचेगा, इसकी त्रिज्या थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और ये फिर पहुंच जाएगा यहाँ पर। अब ये जैसे आवेश फिर से यहाँ पर पहुंचा इस पॉइंट पर, उस स्थिति में ये दोलित्र फिर से इन सबको चेंज करेगा। ये जो प्लस वाला इसको माइनस करेगा और ये जो माइनस है इसको प्लस करेगा। अब ये फिर से प्लस है, आवेश का परिमाण तो हमने पहले से ही प्लस लिया, तो फिर से ये d1 क्या करेगा, उस पर फिर से प्रतिकर्षण लगाएगा और फिर से प्रतिकर्षण लगाएगा तो इसका वेग फिर से बढ़ेगा और उस स्थिति में इसकी त्रिज्या फिर से बड़ी होगी और फिर से ये घूम करके यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा। तो फिर वही काम होगा, दोलित्र का काम यही है कि वो क्या होगा, हमेशा साइन को चेंज करेगा, d1 पर कभी प्लस कभी d2 पर प्लस। तो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, फिर क्या होगा, इसका वेग बढ़ेगा और ऐसे प्रक्रिया, यही प्रक्रिया क्या होगी, बार बार चलती रहेगी। और एक ऐसी स्थिति आएगी कि उस स्थिति में यहाँ पर देखेंगे तो स्पीड क्या होगी, इसकी बार बार इस आवेश की स्पीड, जब इसे बार बार क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, उसी दोनों डीज के अंदर इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर क्या होगा, ये आवेश को एकदम से ये दीवार के कॉर्नर पर पहुंच जाएगा। ये जो आपका डीज के दोनों दीवार होते हैं, तो यहाँ पर इसके कॉर्नर पर क्या करते हैं, हम एक बना देते हैं खिड़की और इस खिड़की से क्या होता है, ये जो आवेश होता है वो बहुत ही तेजी के साथ आगे क्या होता है, निकल जाता है। यानी इसी आवेश को क्या करते हैं, बार बार इसी पर वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों का उपयोग करके इस आवेश को हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गति प्रदान करते हैं। और ये गति प्रदान करने का मतलब इसमें इसको त्वरित करते हैं, इस आवेश को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, चुंबकीय बल लगा करके, वैद्युत बल लगा करके इतना ज्यादा इसको त्वरित कर देते हैं कि इसकी त्रिज्या से बढ़ते बढ़ते ये खूब इतना वेग इसका हो जाता है कि यहाँ से जब इसको हमें मालूम चल जाता है कि इससे अब हमारा जो नाभिक है ये क्या होगा, आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो इसको क्या करते हैं, हम एक खिड़की इसमें पहले से बनाए रहते हैं और उस खिड़की के द्वारा क्या करते हैं, उस आवेश को सामने की तरफ बहुत तेजी से निकाल देते हैं। फिर अगर हमें कोई भी नाभिकीय एक्सपेरिमेंट करना है तो उस पर हम क्या करते हैं, इस जैसे हमने यहाँ पर अगर प्रोटॉन लिया तो ये प्रोटॉन उससे टकराएगा और उसको वो आसानी से विखंडित कर देता है। तो इसका उपयोग ही किया जाता है कि जो परमाणुीय संरचना होती है उसको समझने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस आवेश को हमने बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा प्रदान की। गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमने दो प्रकार के बलों का उपयोग किया। एक तो है चुंबकीय बल जो कि क्षेत्र के लंबवत इस आवेश को वृत्ताकार पथ प्रदान करता है, और एक है वैद्युत बल। वैद्युत बल क्या करता है, इस आवेश को गति प्रदान करता है, यानी वेग प्रदान करता है, जिसके कारण ये इसकी स्पीड क्या होती है, बार बार बढ़ती है। और जो आपका चुंबकीय बल है वो इसको वृत्ताकार पथ प्रदान करता है। तो इन दोनों बलों की सहायता से हम क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन में कोई भी आवेश धनावेशित आवेश होता है तो उसको बहुत ज्यादा स्पीड प्रदान कर देते हैं और वो आगे क्या होता है, लास्ट में उसको एक खिड़की से निकाल दिया जाता है और उसको हम किसी भी परमाणु पर पहुंचाते हैं तो वो परमाणु को आसानी से विखंडित कर देता है, क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा उस समय बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो आई होप आपको सारी चीजें, इसकी क्रियाविधि अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप क्रियाविधि लिखना चाहें तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसको आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका गणितीय विश्लेषण कि इसमें क्या होता है, इसका कुछ गणितीय विवेचन कर लेते हैं। गणितीय विवेचन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमने एक आवेश लिया जो कि साइक्लोट्रॉन में v वेग से गति करता है और ये इसकी ये क्या होता है, इस पर एक वैद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है जो क्या करता है, उसको वृत्ताकार पथ प्रदान करता है। और ये जो वृत्ताकार पथ होगा ये अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। तो चूंकि यहाँ पर आवेश जो है वो इस जो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा के लंबवत, क्योंकि आप देखिए तो हमने क्रॉस से चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया, तो क्रॉस का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो उसके लंबवत होता है आपका जो है ये वेग है। तो उस स्थिति में इसको क्या करेगा, ये इसको वृत्ताकार गति प्रदान करता है। तो वृत्ताकार पथ पर अगर कोई भी वस्तु चल रही होती है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल, और यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल होगा वो चुंबकीय बल के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि साइक्लोट्रॉन में आवेश वृत्ताकार गति करता है, इसलिए आप लिखेंगे अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। और
चुंबकीय बल का आपने सूत्र पढ़ा है। चुंबकीय बल का सूत्र होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे क्यू वी बी, और यहाँ पे ये अपकेंद्र बल है तो अपकेंद्र बल लिखते हैं mv² बटे स्मॉल r बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की जगह पर देखिए तो आवेश जो है वो तल के क्या है, लंबवत है, तो साइन यहाँ पे क्या रखेंगे 90 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का जो मान होता है वो होता है 1, तो यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो mv² बटे स्मॉल r बराबर आएगा क्यू वी बी, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर हम वेग निकालें तो वेग का मान यहाँ से आप देखिए तो एक वेग क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसका मान वेग का आ जाएगा v इक्वल टू r का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू बी स्मॉल r बटे स्मॉल यम। तो ये हो जाएगा आपका जो आवेश इसके अंदर गति करता है तो उस पर उसका वेग कितना, तो आप इस सूत्र के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। अगर हम पूछें कि ये जो त्रिज्या है इसकी ये कितनी है, जैसे कि ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो इसकी एक त्रिज्या भी होगी, तो त्रिज्या का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या स्मॉल r बराबर m का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा mv, और qb क्या होगा इसके नीचे चला आएगा तो ये हो जाएगा mv बटे qb। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद पूछा जाता है कि ये जब इसके अंदर घूमेगा तो ये आवेश इसके अंदर घूमेगा तो इसको एक चक्कर पूरा करने में कुछ ना कुछ समय भी लगेगा, और वो समय जो होता है वो आवर्तकाल होता है, क्योंकि आवर्तकाल आपने पढ़ा होगा कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय जो होता है आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं, तो आवर्तकाल का जो मान आएगा सिंपली सारा का सारा सूत्र जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आवर्तकाल को t से प्रकट करते हैं और t बराबर होगा आपका 2 पाई m। इसको मान अगर निकालें तो आपने पढ़ा होगा कि दूरी बटा समय, दूरी अगर ये वृत्ताकार गति कर रहा है आवेश तो क्या होगा, वृत्त की परिधि होगी, और वृत्त की परिधि होती है दूरी, और ये होगा 2 पाई r, तो 2 पाई r बटे वेग का मान यहाँ से रख देते हैं, तो वेग है आपका क्यू बी स्मॉल r बटे स्मॉल एम, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से t बराबर आपको मिल जाएगा 2 पाई स्मॉल m बटे क्यू बी। तो ये हो जाएगा आपका आवर्तकाल। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये हो गया आवर्तकाल, यानी ये एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेता है तो हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो सूत्र है यहाँ पर सारे के सारे मान कांस्टेंट हैं, जैसे 2 पाई एम क्यू बी। क्यू आवेश का परिमाण ये भी निश्चित होता है, और बी जो है ये भी निश्चित होता है, चुंबकीय क्षेत्र है। 2 पाई का मान तो निश्चित होता ही है, यम जो है आवेश का द्रव्यमान है तो इसका भी मान निश्चित होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सूत्र की बात करें तो जो आवर्तकाल है ये हर स्थिति में क्या होगा, समान होगा। समान होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन चाहिए छोटे से वृत्त पर गति कर रहा तो भी उसका मान समान है, अगर ये बड़े वाले वृत्त में घूम रहा है तो भी उसका जो समय है, यानी समय हर स्थिति में उसमें सेम ही लगता है, यानी समय के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो समय के मान में कोई परिवर्तन ना होने का सीधा सा मतलब है कि कोई चीज अगर जैसे कहा जाए कि कोई 2 बच्चे हैं और उनको कहा जाए कि आप कोई वृत्ताकार कक्षा घूमिए, और एक से कहा जाए आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमो, और एक से कहा जाए आप 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमो, और दोनों को कहा जाए कि इसी वृत्त को आप इसी का एक चक्कर पूरा लगा करके आओ, तो आप सिंपली यहां से बता सकते हैं कि दोनों को कहा जाए कि आप दोनों लोग इतनी इतनी स्पीड से घूमिए और समान समय में ये चक्कर, समान समय में ही ये पूरा एक वृत्त का चक्कर लगाइए। तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये जो 10 मीटर पर सेकंड वाला है ये क्या होगा, और ये जो 12 मीटर पर सेकंड वाला लड़का है ये क्या होगा, इस वृत्त को आसानी से, मतलब इस 10 मीटर पर सेकंड वाले से पहले ही 12 मीटर पर सेकंड की चाल जिसकी होगी वो जल्दी से इस वृत्त को घूम लेगा। तो वृत्त का एक पूरा चक्कर कौन पहले लगाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर एक समस्या हो जाएगी, यहाँ पर समस्या क्या होगी, क्योंकि शुरू में कहा गया कि आपको समय निश्चित दिया जाएगा, दोनों को इतने ही समय में अपनी अलग अलग स्पीड से इसकी जो है इसका एक पूरा चक्कर पूरा करना है। तो उस स्थिति में यह समस्या होती है। तो इसका सिंपल सा एक आप उदाहरण समझ सकते हैं। आप क्या करिए, पहले को इतना छोटा सा दिए हैं तो दूसरे की स्पीड ज्यादा है तो ये क्या होगा, ये ज्यादा दूरी तय करेगा, तो इसको आप एक ऐसा क्षेत्र दीजिए, एक ऐसा मैदान दीजिए जो क्या हो, पहले की अपेक्षा बड़ा हो। तो पहले की अपेक्षा बड़ा होगा तो ये जो है ये 10 मीटर सेकंड वाला लड़का जितने समय में इसको घूमेगा उतने समय में 12 मीटर पर सेकंड वाला भी इसको घूमेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो ये आपका आवेश है ये अलग अलग वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है। तो सिंपल सी बात है कि ये चाहे ये छोटा वाला त्रिज्या में ये घूमे या इस बड़े वाले त्रिज्या में घूमे, उस स्थिति दोनों स्थितियों में जो उसका समय वो समान है, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे देखिए तो सारे के सारे मान क्या है, निश्चित है।
तो इसमें परिवर्तित क्या हो सकता है, तो इसमें परिवर्तन केवल और क्या हो सकता है, यहां से अगर आप वेग का मान देखिए तो वेग का मान क्या होता है, यहां पर अगर आप देखिए त्रिज्या क्यू वी एम ये सारे मान कांस्टेंट है, तो v का मान बढ़ेगा तो r का मान बढ़ेगा, यानी त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी। कुल मिला के बात यही है कि समय क्या होता है समान रहता है, लेकिन उसकी स्पीड क्या होती है बढ़ती है। इसीलिए क्या होता है ये प्रत्येक राउंड में क्या होता है इसकी स्पीड अच्छे से बढ़ती जाती है और ये आवेश जो होता है ये बहुत ज्यादा त्वरित हो जाता है। तो आप आवर्तकाल इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ते हैं वो होता है ये जो आवेश होता है इसकी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र हमने पढ़ा है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं 1/2 हाफ mv स्क्वायर, ये होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। यहाँ पे आप देखिए तो ये है 1/2 इक्वल टू m का मान निश्चित है, v का मान आप क्या करिए यहाँ से रख दीजिए। तो v का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा QVR बटे स्मॉल m का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m q का स्क्वायर b का स्क्वायर r स्क्वायर बटे स्मॉल m का स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और के बराबर आ जाएगा 1/2 q स्क्वायर और b स्क्वायर और r स्क्वायर बटे स्मॉल m। तो ये हो जाएगा ये जो साइक्लोट्रॉन के अंदर जो ये आवेश होता है उसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बटे स्मॉल m। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी और ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये गणितीय विवेचन होता है, ये सारे सूत्र आप इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, सारे के सारे सूत्र वही होते हैं। बस सिंपल से आपको इसका सिद्धांत और इसकी क्रियाविधि और इसकी संरचना पर विशेष ध्यान देना है और ये किस प्रकार से कार्य करता है इसको भी विशेष रूप से ध्यान देना है। तो आई होप आपको सारा पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बायो सावर्त का नियम। तो तब तक के लिए जय हिंद।